Good evening, students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our Sri Kandi Academy and EduTech portal. तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ. पिछली क्लास में हमने क्लास 12 के सिलेबस में बात करें तो एंजाइम्स के बारे में चर्चा की थी. एंजाइम्स के बारे में जाना था. एक जनरल स्ट्रक्चर, एंजाइम्स क्या है, उनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, बिकॉज दे आर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ईस्ट. फिर सोमन ने प्रोटीनेशियस नेचर के बारे में बताया था एंजाइम्स के, जिसको हमने एपो एंजाइम्स कहते हैं. या एंजाइम, ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो ये सारी बेसिक जो चीज़ें थी हमने पिछली क्लास में डिस्कवर की थी. और एंजाइम्स के पार्ट जो होलो एंजाइम होते हैं वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है. एक एपो एंजाइम, दूसरा उसका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है वो अलग अलग हो सकता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, को फैक्टर हो सकता है, को एंजाइम होता है. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी. उसके अलावा हमने एंजाइम्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स के बारे में भी जाना था. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द पीएच रेंज की भी बात की थी. उसके अलावा हमने कुछ पीएच के एक्सेप्शन की भी बात की, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. उसके अलावा टेम्परेचर की भी बात की. एंजाइम्स आर टेम्परेचर स्पेसिफिक, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. और एंजाइम जो टेम्परेचर ऑप्टिमा थी हमने बात की थी 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक. और बिलो 20 डिग्री एंजाइम बिकम इनएक्टिव ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. उसके अलावा बात करें और आफ्टर 20 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट टाइम अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर हम करें तो क्या होगा, उस टेम्परेचर के दौरान एंजाइम्स जो हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन सडनली डबल हो जाएगी. तो हम लालच में क्या करेंगे और 10 डिग्री बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी. ठीक है. तो ये क्यों होता है, क्योंकि एक नियम होता है Q10 का, वो पर्टिकुलर एक लेवल तक ही काम करता है. ठीक है, जो हम बात कर चुके हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं एंजाइम्स के लिए. नेक्स्ट स्लाइड में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं. और हम इसको ऑल की जगह कह सकते हैं, यहाँ पे एक टर्म को रिप्लेस करना चाहें तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम. ऑलमोस्ट all enzymes are protein but all proteins are not enzymes. क्या मतलब इस सेंटेंस का, बड़ा इजी है, दिखने में इजी है, बट लेकिन इसकी गहराई को समझे. हम ये कह रहे हैं लगभग सारे एंजाइम जो हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं. कुछ एक्सेप्शन है जैसे राइबोजाइम्स, राइबोन्यूक्लियस पी. इन एक्सेप्शन को छोड़ दें तो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि सारे एंजाइम जो है सारे एंजाइम जो प्रोटीन के बने हैं तो सारे प्रोटीन भी क्या होंगे, एंजाइम. जी नहीं, बिल्कुल अलग मतलब होता है दोनों का. कि सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है लेकिन ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन है. सिंपल सी लाइन में इसका मतलब ये. अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ऑल प्रोटीन के लिए, इंसुलिन का नाम सभी ने सुना होगा. क्या है, एक हार्मोन. जी बिल्कुल, ये जो हार्मोन है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, पैनक्रियास से सीक्रेट होता है. पैनक्रियास में बात करें लैंगरहैंस आइलैंड होता है, वहाँ की बीटा सेल से इसका सीक्रेशन होता है. अब इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है. क्या है, एक प्रोटीन है लेकिन एक एंजाइम नहीं है. इंसुलिन इज अ प्रोटीन बट इट इज नॉट एंजाइम. Hence we can say that all enzymes are protein but all proteins are not enzymes. ठीक है. फिर राइबोसोम इज एंजाइम मेड अप ऑफ आरएनए. राइबोसोम एक एंजाइम है जो कि किसका बना होता है, आरएनए का बना है. और आरएनए का पूरा नाम मैं बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं. आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड. राइबोस न्यूक्लिक एसिड. और ये कहाँ काम करता है, ये काम करता है आरएनए स्प्लाइसिंग में. ठीक है. अब पूछोगे आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है सर, तो आरएनए स्प्लाइसिंग जो होती है जब हमारा डीएनए से आरएनए बना, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद.
तो उसमें क्या होता है, आरएनए में चेंज किया जाता है। हमारे डीएनए में बात करें तो बहुत सारी चीजें होगी जो कि नॉन कोडिंग चीजों की बनी है। तो हमारे मेनली काम क्या है, जो जीन्स है, एक्सप्रेशन है, जिनसे प्रोटीन बन रहा है, वो चीजें काम की है मेनली। नॉन प्रोटीन बनाने वाला डीएनए का पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस जैसे ये यहां हम बात करें, ये डीएनए से बनता है आरएनए। अब यहां पे इस आरएनए में हम बात करें तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स होंगे, आई ई और ई। आई का मतलब होता है इंट्रॉन और ई का मतलब होता है एक्सॉन। ये जो होता है, ये सीक्वेंस होती है नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। कैसी है, नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, मतलब कि ऐसी सीक्वेंस जो प्रोटीन को कोड नहीं कर रही है। जबकि एक्सॉन के लिए बात करें तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो आगे चल के प्रोटीन को बनाएगी। कब, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो हमें इस चीज को आगे ले जाने से कोई मतलब है, जो प्रोटीन ही नहीं बनाएगा। हमारे काम की चीज तो क्या है, प्रोटीन है। ऐसी चीज जो हमें आगे जाके एक सीक्वेंस दे, प्रोटीन दे, तो हमें आगे उन्हीं पे मेहनत करनी चाहिए जिनसे आउटपुट मिले। ठीक है, तो उनको कहा जाता है एक्सॉन्स। तो अब इसमें क्या होता है, इंट्रॉन को हटाना होता है। तो यहां पे हम बात करें तो इस सेगमेंट में क्या होता है, इस तरह से कुछ, तो बीच बीच में कट लग जाते हैं। तो आई वाला सेगमेंट अलग, ई वाला अलग, आई वाला अलग, ई वाला अलग, आई वाला अलग, ई वाला अलग। तो क्या होता है बाद में, ये जो ई है, ये वाला पोर्शन, इनको काटने का काम तो किसका है, पहले राइबोन्यूक्लियस का। ठीक है, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस बात करेंगे, वो काटने का काम करते हैं। फिर यहां पे फिर ई सेगमेंट आपस में जुड़ जाते हैं और जो आई वाला पोर्शन है जो काम का नहीं है, इसको वहीं छोड़ दिया जाता है। सिर्फ ई सेगमेंट को आगे लाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें इसमें, इसी में कि सम एंजाइम्स कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन लाइक पेप्सिन, यूरिएज एटसेट्रा। मतलब कि प्रीवियस स्लाइड, कुछ जो एंजाइम्स हैं वो कंप्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं। जो मतलब उनका मिक्सचर जो है पूरा का पूरा किसका है, प्रोटीन का है। प्रोटीन के अलावा और कुछ नहीं है, कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन। जैसे पेप्सिन हो गया, यूरिएज हो गया। ठीक है, यूरिएज के बारे में बता चुका हूं पहले आपको मैं। उसके अलावा बात करें एपो एंजाइम, एपो एंजाइम के बारे में बात कर चुके अपन। एपो एंजाइम और कोफैक्टर, मतलब कि एक एंजाइम जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एपो एंजाइम या यूं कह सकते हम प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। एक प्रोटीन पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। और प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम, जबकि नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तीन चीजें हो सकती है, कोफैक्टर, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा प्रोस्टेटिक ग्रुप। प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो प्रोटीन पार्ट में को कहा जाता है एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट उसको कहा जाता है कोफैक्टर, कोएंजाइम और या फिर प्रोस्टेटिक ग्रुप। ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको बाद में चर्चा में बता रहा हूं। लेकिन जब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलके आपस में जुड़ जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो उसको कहा जाता है होलो एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम जो बन गया उसको अब कहा गया होलो एंजाइम। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करें एपो एंजाइम। ये एंजाइम का मेन पार्ट है, ठीक है, जो कि किसका बना है, प्योरली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना है। यहाँ पे डिफरेंट इन डिफरेंट एंजाइम्स, हर एक एंजाइम में एपो एंजाइम सेम होगा ये कोई जरूरी नहीं है। हर एक एंजाइम में एपो एंजाइम पार्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। अब इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी वेरी करती है।
उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, वजन जो होता है, हम हमारे इंसानों में भी देखें तो हर एक इंसान का वजन अलग अलग होता है। तो क्या होता है, उसका डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उसका वजन जोड़ के कर सकते हैं कि किसी का 70 किलो, किसी का 50 किलो, किसी का 55 है, किसी का 52 है। तो यहाँ पर भी एंजाइम्स का क्या होता है, एंजाइम्स का मेजरमेंट किया जाता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो जो नॉर्मली देखा जाता है डाल्टन में देखा जाता है। ठीक है, तो उसका मेनली जो एंजाइम में चेंजेस होंगे, एपो एंजाइम में चेंज होगा, और एपो एंजाइम ज्यादातर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट के लिए। उसके अलावा बात करें, दिस है वन और मोर स्पेसिफिक साइट which is called active site, the basic substrate bind to this site। ठीक है, तो यहाँ पे एक या स्पेसिफिक बात करेंगे, एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है, उस साइट को कहा जाता है एक्टिव साइट। मतलब ये वो साइट है जो एंजाइम को एक्टिवेट करती है। इस तरह से ये कोई एंजाइम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती है इस तरह से, जिसको कहा जाता है एक्टिव साइट्स। अब ये एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट से जुड़ने में हेल्प करती है। किस तरह से करती है, इसके लिए हम 3 थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, एक लॉकेन की थ्योरी होती है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट जो इंड्यूस फिट थ्योरी होगी, एक वो बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे इनका साइट का क्या रोल होता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये एक हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ मैंने बहुत सारी बनाई है, ये एक्टिव साइट, ये भी एक्टिव साइट, तो एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। उसके अलावा एक और साइट होती है जहां पर इनिबिटर आकर के जुड़ सकते हैं, जैसे ये वाले। तो एक्टिव साइट के अलावा जहां सबसे जुड़े उसके अलावा कोई साइट होती है, उसको कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, यहां एक्टिवेटर या इनिबिटर आकर के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो ये तो बात की हमने एपो एंजाइम की, अब बात करने जा रहे हैं नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो क्या क्या हो सकता है। वो को एंजाइम हो सकता है, को फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो को एंजाइम क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, मतलब कि हम कह सकते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इसको हमने 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो लूजली अटैच्ड हो, लूजली अटैच्ड विथ एपो एंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होता है। ठीक है, वो कौन सा हो सकता है, एक तो ये वाला को एंजाइम, दूसरा को फैक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, को एंजाइम क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, ऑर्गेनिक है। कैसा सब्सटेंस है ये, ऑर्गेनिक, जैसे FAD, NAD, इस तरह का, इस तरह के ऑर्गेनिक पार्ट हैं और ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं। किससे, एंजाइम से, एपो एंजाइम से। कब, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो इजीली डिसोसिएट हो गए, इजीली छूट गए एंजाइम से, तो इसीलिए इनको कहा जाता है लूजली अटैच्ड विद एंजाइम्स। सेकंड बात करें को फैक्टर, ये क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ये भी एंजाइम के एपो एंजाइम या प्रोटीन पार्ट के साथ कैसे अटैच होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। और एक बार काम खत्म हो गया फिर एपो एंजाइम अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, मतलब अलग अलग हो गए काम खत्म होने के बाद। लेकिन अगर एक बार एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट ये दोनों आपस में अगर जुड़ जाए, फिर अलग होने से मना कर दे, टाइटली बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है,
तो उस चीज को कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि बाद में अलग होने से मना कर दे, कहेगा हम तो हमारे साथ में रहेंगे, हमारा साथ अब कभी ना छूटे। ठीक है, तो वो जब मतलब कि चाहे वो को एंजाइम हो या को फैक्टर हो, एंजाइम के एक्वा एंजाइम से छूटने से मना कर दे, परमानेंट बॉन्डिंग दिया है, तो उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो क्या कह सकते हैं इसको प्रोस्थेटिक? व्हेन नॉन प्रोटीन पार्ट इज ऑर्गेनिक in nature or inorganic in nature tightly associated with apoenzyme complex is known as prosthetic group. इसका एग्जांपल क्या है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम नॉर्मली बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें हम एंजाइम्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है और क्या होती है, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने लिखा ऑल, या इसका आगे एक और वर्ड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन। ऑलमोस्ट क्यों लिखा आपको पता ही होगा, क्योंकि एक्सेप्शंस है, जैसे राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस, कुछ आरएनए के हैं जैसे राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस पी, एटसेट्रा। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर। एंजाइम्स जैसे कोलाइडल इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब कोलाइडल इन नेचर होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होता है। नॉर्मली मैं जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये नॉर्मली जो होते हैं ये जैसे प्रोटीनेशियस हो गया नेचर, जैसे बता रखा है, और प्रोटीन में भी कौन सा इनका होता है, ये टर्शियरी प्रोटीन के बने होते हैं, टर्शियरी प्रोटीन। और जो होता है एक्टिव फॉर्म ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में होते हैं नॉर्मली। उसके अलावा बात करें ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, इसके कुछ ऐसे भी हैं जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हाइड्रोलेज। ठीक है, वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर रिएक्शन, द स्पेसिफिसिटी ऑफ आर ऑफ 4 टाइप्स। सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, अब सोचते हैं अपन स्टोमक में काम करने वाला एंजाइम्स वहां पे मुंह में काम क्यों नहीं करता डाइजेशन में, या यहाँ पे जो स्टोमक में काम कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों नहीं कर रहा? नहीं करता, बिकॉज दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, दे आर टेम्परेचर स्पेसिफिक, दे आर पीएच स्पेसिफिक। स्टोमक का पीएच डिफरेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच डिफरेंट होता है, क्योंकि स्टोमक में बात करें तो एसिडिक पीएच होगा, इंटेस्टाइन में बात करेंगे तो बेसिक पीएच आ जाता है। बहुत डिफरेंस होता है, एक्टिविटी में डिफरेंस आता है, एक्टिवेशन में डिफरेंस आता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो अफेक्ट करती है। अब बात करें कुछ और इसके टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप है, इसके टाइप किस तरह के हैं। एक होता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में बात करें तो क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या कह रहा है, दे आर कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे यूरिएज, हाइड्रोलाइज, ओनली यूरिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये पर्टिकुलर आपने जैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए है, उसके अलावा कहीं काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे यूरियाज है सिर्फ और सिर्फ यूरिया के लिए ही काम करेगा। हम इससे चाहे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवा दें, कहीं ग्लूकोज के लिए भी कर दे, ग्लूकोज का हमारे पास एंजाइम नहीं है, या अमोनिया का कर दे, अमोनिया का एंजाइम नहीं है, नहीं करेगा बिल्कुल, बिकॉज दे आर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक, डॉट पॉइंट स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल यूरिया के अलावा किसी और पे काम ही नहीं करेंगे। ये कहेंगे बस यूरिया लाओ तो मैं उसका हाइड्रोलाइसिस कर सकता हूं, अदरवाइज किसी का नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी, दे कैटलाइज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये सेंटेंस जो है
यहाँ पे इसका एग्जांपल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसका जो एग्जांपल जो है मेनली बात करेंगे जैसे एक ग्रुप के लिए ये काम करता है। जैसे हम बात करेंगे हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या है? हेक्सो का मतलब होता है 6 कार्बन की शुगर पर जो काम करे, ठीक है। तो 6 कार्बन की शुगर पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन जो होता है, तो 6 कार्बन की शुगर क्या हो सकती है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देना, जिसको ग्लूकोज फॉस्फेट या फ्रक्टोज फॉस्फेट, कुछ भी कहीं पे भी 1 2 3 4 5 पोजीशन, नॉट स्पेसिफिक। तो हमने हेक्सोकाइनेज डाला तो ग्लूकोज देंगे या फ्रक्टोज देंगे, दोनों पे वो काम कर देगा, उस पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट, इट्स अ ग्रुप स्पेसिफिसिटी। मतलब कि 6 कार्बन की कोई भी शुगर दो उस पर ये काम कर देगा, तो हेक्सोकाइनेज हो गया नाम इसका। लेकिन अगर मैं यही इसको यहाँ पे एब्सोल्यूट स्पेसिफिक बनाना चाहूं तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा ग्लूकोकाइनेज। क्या लिखेंगे? ग्लूकोकाइनेज। अब ये ग्लूकोकाइनेज क्या है? अब इसको मैं ग्लूकोज देता हूं और फ्रक्टोज भी देता हूं तो क्या करेगा ये सिर्फ ग्लूकोज पे फॉस्फेट को अटैच करेगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक एंजाइम, हेंस इट एड्स ओनली फॉस्फेट ग्रुप टू द ग्लूकोज सबस्ट्रेट, not to the fructose one. But in group specific enzymes such as hexokinase add phosphate group to the every sugar which is having 6 carbon, whether it is glucose or fructose. It cannot differentiate between glucose and fructose, but it can differentiate between the number of carbon of sugar. If we are giving it a 5 carbon sugar such as ribose and glucose, then it will add definitely phosphate group to glucose 1, not to the ribose 1, because ribose is a 5 carbon sugar. Okay, now another one, C group specific enzymes are bond specific. Some enzymes identify some specific chemical bonds such as the hydrogen bond, covalent bond, phosphodiester bond, ribonuclease bond, etc. ठीक है। तो जैसे बात करेंगे यहाँ पे राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, उसके अलावा अपन कोवैलेंट बॉन्ड या कोई भी और दूसरा बॉन्ड देंगे, ठीक है। जैसे कुछ भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड काटना चाहे कि हम न्यूक्लिक एसिड और शुगर के बीच का बॉन्ड तोड़ दें, नहीं तोड़ेगा वो। राइबोन्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ कौन सा तोड़ेगा? यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे RI, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड को ही क्लीव करता है। फॉस्फोडाइएस्टर कौन सा होता है? जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहां जो ये देखो, यहां जो ये फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है इसको कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो राइबोन्यूक्लियस ये क्या करता है? यहां के बॉन्ड को तोड़ता है, अलग करता है, ये वाले, इसको यहां से फॉस्फेट को अलग कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक एंजाइम्स। सम एंजाइम्स acts only on special type of stereoisomers, example oxidase enzyme। ऑक्सीडेज एंजाइम है एक्चुअल में। तो स्टीरियोआइसोमर्स जो कि एंजाइम के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी अफेक्ट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट की, उनका स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा तो उनकी बॉन्डिंग नहीं होगी, एक्टिव साइट में रिकॉग्निशन नहीं होगा, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है एंजाइम्स के लिए। इसके बाद बात करें नेक्स्ट स्लाइड में हम
The size of enzyme is large due to which it provides surface to many substrate. एक एंजाइम में बहुत बड़ी साइज हो सकती है, वो किसके पर्पज से, क्या कि एक एंजाइम्स के साथ मल्टीपल सबस्ट्रेट जुड़ सके। जैसे बात करें यहां पे आपको मैं बताऊं, अब एक साइड ये वाली है, दूसरी साइड ये वाली है। अब यहां पे सबस्ट्रेट क्या कैसे जुड़ सकता है, इस तरह से ये दोनों सबस्ट्रेट जुड़ गए तो क्या बना, इसको थोड़ा सा इसको हमने थोड़ा सा कलर चेंज करके कुछ इस तरह से बना दिया। तो यहाँ पे जो जुड़ा है वो ये, दूसरा ये, यहाँ पे इसको 1 2 की जगह कह सकते हैं। ये जो वन साइड पे जुड़ा है वो ए है और सेकंड साइड पे जुड़ा है वो बी है, ए एंड बी। तो ये जो बना है ये तो हमारे पास क्या था, एंजाइम, और ये क्या थे, सबस्ट्रेट। तो एक एंजाइम बड़ा हो सकता है जहां पर मल्टीपल सबस्ट्रेट जुड़ सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो यहां पे देखो मल्टीपल साइड से और मल्टीपल साइड पे, जी बिल्कुल सुरेंद्र लपा जी लॉग की मॉडल बताएंगे जब हम आपको एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिविटी बताएंगे। बिल्कुल ये एक जनरल बता रहे हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल आपको लॉग की भी बताएंगे और इंड्यूस फिट भी बताएंगे, ठीक है, किसने दी वो भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको जब हम एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल इसमें आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो एक जनरल ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पॉइंट्स हैं उनके साथ साथ वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, लॉक एंड की और सारे मॉडल अलग से करूंगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ा है तो उसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, कुछ इस तरह से एंजाइम इसमें रिएक्शन करता है, पास में ले आता है। अब एंजाइम जो है वापस से फ्री हो जा रहा है, एंजाइम फ्री यहां पे, और जो इसको जोड़ना था ये सबस्ट्रेट और इसको, वो अपने मैकेनिज्म के थ्रू इसको जोड़ देता है पास के स्ट्रक्चर पे। तो ये नया प्रोडक्ट मिल गया हमें, इसका कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट सी, ए और बी सबस्ट्रेट जुड़ करके नया प्रोडक्ट दे रहे हैं सी। और यहाँ जब कह सकते हैं इसको अलग अलग भी हो तो C+D भी कर सकते हैं। तो वापस से ये एंजाइम फ्री फॉर अगेन न्यू रिएक्शन, ये फ्री एंजाइम अगेन वापस से इन सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये थोड़ा मैकेनिज्म होता है। तो समझाने का मतलब ये था कि एंजाइम की साइज लार्ज होती है, क्यों होती है कि वो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है। और मेजर पार्ट ऑफ द एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक सबस्ट्रेट। जैसे मैंने बताया एंजाइम का नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। जैसे स्टमक में काम करता है पेप्सिन, उसका एसिडिक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने वाला ट्रिप्सिन उसका बेसिक होता है। मुंह के लार में बात करें, सलाइवा में बात करें, वहां का एंजाइम जो होता है वह भी एसिडिक होता है। वहां लाइसोजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम में काम करता है हाइड्रोलेज एंजाइम्स, वो भी एसिडिक होते हैं। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है एसिडिक और बेसिक होती है, वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कैसा है और एंजाइम का नेचर कैसा है। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ठीक है। और इनका मेजर पार्ट जो होता है जिसमें मैंने बताया वो प्रोटीन का बना होता है, और उस प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम। नेक्स्ट, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड और इनहिबिटेड बाय अदर केमिकल्स। एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कुछ केमिकल्स के द्वारा इनहिबिट की जा सकती है, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं कुछ केमिकल्स, और वो केमिकल्स जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं या कम करते हैं, तो उनको कहा जाता है इनहिबिटर्स। क्या कहा जाता है, इनहिबिटर्स। अब ये इनहिबिटर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक एंजाइम्स की और सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करें। जब सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ रहा है,
यहां पर इसकी साइड पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे अगर बी की जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर के पहले से फिट हो जाए तो क्या बी के जुड़ने की जगह होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, उसको कहा जाता है जो सबस्ट्रेट वो इनहिबिटर किससे कंपेयर कर रहा है? बी से, मतलब कि सबस्ट्रेट से, तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट में तो सीटें लिमिटेड है, 700 है, 500 है, जो भी आपकी, तो उन सीट की वजह से अब जो अच्छी तैयारी करेगा उसका नंबर आएगा, तो क्या हो गया आपके कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कम्पीट कर रहे हैं। अब हो सकता है उनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, आपकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि अगर सपोज हो सकता है, अच्छी बात है सबका सिलेक्शन हो जाए तो, लेकिन अगर लास्ट रैंक तक आते हैं अपन कि 700 पोजीशन पे आए अपन, ठीक है, तो किसी एक का होगा, या तो अपना होता है या अपने फ्रेंड का होता है, दोनों इक्वल तैयारी कर, तो वो क्या होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपस में कम्पीट ना करें, ठीक है, उसको आपको पढ़ाई से लेना देना नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर बन गया तो उसकी इमेज थोड़ी परफेक्ट कर जाएगी, और यार ये डॉक्टर बन गया है और मेरे साथ छोड़ देगा, तो उसको कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो एंजाइम्स कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो कुछ कम्पीट करते हैं, कुछ नॉन कम्पीट करते हैं, तो एज दोज केमिकल्स व्हिच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, inhibitors, and inhibitors can be classified into two types. They may be competitive and they may not be competitive, और जो competitive नहीं है उसको कहते हैं non competitive inhibitor। नेक्स्ट बात करें, अब जो competitive inhibitor होता है सबस्ट्रेट की साइड पे जुड़ते हैं, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो कहाँ जुड़ते हैं? वो एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ते हैं। अब जिस तरह से इनहिबिटर होते हैं उस तरह से कुछ और केमिकल्स भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, which enhance the activity of enzymes are called activator। अब ये एक्टिवेटर भी क्या हो सकते हैं? ये एक्टिव साइड पे भी जुड़ते हैं या एलोस्टेरिक, मोस्टली जुड़ते हैं एलोस्टेरिक साइड पे, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अपन एंजाइम ऑप्टिमा। ऑल एंजाइम्स शो बेस्ट एक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड एंजाइम ऑप्टिमा। तो हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच, टेम्परेचर, हर एक स्पेसिफिसिटी होती है, सबसेट स्पेसिफिक होता है, तो क्या कहलाएगी? एंजाइम की ऑप्टिमा। इसको हम कैसे कह सकते हैं? एग्जांपल पीएच, टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है? एंजाइम्स की ऑप्टिमा कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। जो है जैसे एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक, ये है एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर। और एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, आप सपोज करेंगे यहाँ हम 20 डिग्री सेल्सियस पे ए मॉलिक्यूल जो है वो किसी एंजाइम्स की प्रेजेंस में बी में कन्वर्ट हो रहा है, हम बात कर रहे हैं पर आवर। ये 20 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहा था 20 ए को 20 बी में आफ्टर 1 आवर। इसको एंजाइम की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं अपन, एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे। कब? अब इसके टेम्परेचर भी लिख देते अपन, स्पेसिफिक टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने थोड़ा लालच किया, ए बी में बन रहा है वही एंजाइम की प्रेजेंस में। अब मॉलिक्यूल अभी भी क्या हो गया, टेम्परेचर हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, 20 की जगह 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया, ये 30 मॉलिक्यूल 30 ए को 30 बी में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैंने थोड़ा और लालच आया कि जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो 10 डिग्री और बढ़ाते हैं। ठीक है, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ये जस्ट डबल कर देगा। सॉरी, यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे जब 20 मॉलिक्यूल थे, टेम्परेचर कितना बढ़ाया? सिर्फ 10 डिग्री। तो मॉलिक्यूल क्या कर दिया इसने, पहले 20 कर रहा था, अब ये 40 ए को 40 बी में कन्वर्ट कर सकता है। तो जस्ट रेट इसने डबल कर दी, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? जस्ट डबल। टेम्परेचर इसको कहा जाता है Q10, मतलब कि आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी जस्ट डबल हो जा रही है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया उसने? डबल कर दिया। अब मन में थोड़ा और लालच है, जब हम 10 डिग्री बढ़ाया तो 10 डिग्री और बढ़ा के देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ए है, बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंजाइम वही है, मॉलिक्यूल अब क्या कर दिया हमने 80, क्या हमें पता है डबल हो जाएंगे,
और टेम्परेचर इस बार कर दिया हमने कितना, पहले 30 किया था, अब 40 कर देते हैं या 50 कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा, अब इस कंडीशन में हो सकता है हमें 10 मॉलिक्यूल भी ना मिले। क्यों होगा ऐसा? हमने देखा, हमने डाले ऐसे थे शुरू में, जब 20 डिग्री टेम्परेचर से 30 डिग्री किया तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, एंजाइम ऑप्टिमा बढ़ गई। ठीक है, तो अब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री 20 डिग्री और बढ़ाया तो और बढ़ने चाहिए ना, 80 की जगह 100 करने चाहिए उसको। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के बाद एंजाइम क्या हो जाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी, एंजाइम जो होंगे क्या हो जाएंगे, एंजाइम किसके बने हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ज्यादातर एंजाइम किसके हैं, प्रोटीन के। ये इस तरह से प्रोटीन जो होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होता है, और टेम्परेचर ज्यादा तो क्या होगा, ये प्रोटीन जो है ये बिखरने लगेगा, एंजाइम क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो एंजाइम इफेक्टिव ही नहीं रहा तो सबस्ट्रेट को कैसे तो रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड। ठीक है, और अगर बात करें हम 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, 20 डिग्री से अगर नीचे टेम्परेचर कर दिया तब भी एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। क्या होगा, अगर हमने 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो एंजाइम क्या होगा, ये प्रोटीन जो है ये वाला, ये प्रोटीन क्या होगा, धीरे धीरे फ्रीज होने लगेगा। फ्रीज मतलब जमने लगेगा, इसकी एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में ज्यादा हो जाएंगे, कोलाइजन नहीं होगा, तो वो सारी चीजें क्या करेगी, यहाँ पे इसकी ओवरऑल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, मतलब कम हो जाएगी। चाहे वो टेम्परेचर ज्यादा है चाहे वो टेम्परेचर कम है, चाहे वो 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है चाहे 20 डिग्री से टेम्परेचर कम है टेम्परेचर, तो एंजाइम फ्रीज होने का डर रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो एंजाइम के डीनेचर होने का डर बना रहेगा। ठीक है, और मोस्ट एंजाइम, नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो वर्क एट pH 5.0 to 7.5 इस pH पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं इसके एक्सेप्शन नहीं है, इसके एक्सेप्शन है, कुछ एंजाइम जो है 2 pH पे भी काम कर सकते हैं, कुछ एंजाइम जो है 9 pH पे भी काम कर सकते हैं, ज्यादा पे भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हाई टेम्परेचर वाले भी एंजाइम भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे पीसीआर में बात करेंगे, आप मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, एक एंजाइम होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो होता है ये 94 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस में भी वर्क करता है। इसके अलावा एक और एंजाइम है पी-फ्लू, ठीक है, जो पायरोकोकस से आइसोलेट किया जाता है। ये टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। एक एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया होता है, उनके एंजाइम्स भी बहुत ही हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्ट होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करें, लेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तो एंजाइम एक्टिविटी भी कम रहेगी, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एंजाइम एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। Those substances which reduce the activity of enzymes are called inhibitors। और इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉम्पिटिटिव होता है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट की बाई साइड पे जाकर जुड़ता है उसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो सबस्ट्रेट के अलावा कोई एलोस्टेरिक साइट पे आके जुड़ता है और एंजाइम में चेंजेस ले आए और एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड होने से रोके तो उसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे आपको पढ़ाने से ध्यान भगाना है तो भटकाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए म्यूजिक चला दो तेज ताकि आपका दिमाग स्थिर ना रहे, या आपको गेम दिखा दो या गेम में लगा दो, गेम खेलने ले जाओ, आपको पढ़ने से रोकना है तो ठीक है, कुछ इस तरह से। तो क्या हो गया, मुझे पढ़ने से मतलब नहीं है लेकिन आपका ध्यान भटकना है तो भटकाना है, क्या कर दिया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। उसके एग्जांपल्स पीबी, अर्जेंटीना, मर्करी एटसेट्रा आयन जो है वो। क्या पूछ रहे हैं सुरेंद्र सर, पीएच कम नहीं होगा क्या? होता है ना, एक्सेप्शन है, मैंने बताया ना आपको। जैसे हम स्टमक में बात करें, स्टमक में जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का वो कहां पे होता है, उसका पीएच वैल्यू होता है 1.8। उसी के अलावा अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है
वो अराउंड 9 pH पे होता है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह है। ये तो एक नॉर्मल बताया, नॉर्मल रेंज कि ये रेंज नॉर्मली एंजाइम्स की रहती है। अब टेम्परेचर भी जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि टेम्परेचर रहता है 20 से डिग्री 30 डिग्री, तो ये एक्सेप्शन है काफी। ये कहाँ काम कर रहे हैं, 94 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा सब कुछ है, एक्सेप्शन हर जगह है और ये काफी करते हैं। ये तो ऑप्टिमम बताया है कि नॉर्मली ये फैक्टर्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो भेज दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपसे जरूर उसका आंसर किया जाएगा। इसके रिलेटेड टॉपिक जो है हमारे पास, जो आपके मॉडल्स हैं लॉकेंट की या और भी जो थ्योरीज है एंजाइम से बचे कुछ जो पोर्शन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक हमारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर मिल सके। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।